या हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका अपना पंकज भैया। और अब चलिए शुरू करते हैं हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी। और वर्ल्ड की ज्योग्राफी में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और उन्हें जल्दी से हमें स्टार्ट करना और फिनिश करना, अदरवाइज़ आप टाइम पे अपने रिवीजन नहीं कर सकते। इसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी बेटा। हमारे आधे मार्क्स इंडियन ज्योग्राफी से कवर अप हो चुके हैं, मैंने उनकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। अब हमारा बचता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिनिश करना इज़ वेरी नेसेसरी। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा लेवल इसका हाई लगेगा, बट स्टिल मैं चाहूँगा वो मैं क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कन्वे कर दूँ जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं रिपीट होने के आपके एग्जामिनेशंस में। बस आप इनको करके जाओ एंड उसके बाद टेंशन फ्री होके जाओ। आपको बाल भी बाका नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, दिस इज़ व्हाट आई गारंटी यू। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को ढंग से कर जाते हो तो कल का आखिरी दिन है, परसों का एग्ज़ाम है, तो आपको मेहनत जम करके करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो हैं बिल्कुल ही पढ़े लिखे, बिल्कुल ही टच नहीं किया होगा ज्योग्राफी को। किया होगा, फॉर श्योर किया होगा, बस आपको एक रिविजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है और वॉरियर्स टाइम अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट अभी जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 1:45, ठीक है। एंड अभी मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकता, नहीं तो पड़ोसी लोग मुझे गालियाँ देंगे कि इस टाइम पे किसको पढ़ा रहे हो, या फिर इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है। बट हाँ, ये हमारे तो प्रोफेशन ही ऐसा है, और पंकज भैया है ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और जल्दी से फिनिश अप करते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी अब टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत देर तक वीडियोस अपलोड करूँ, बहुत आराम से करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी करनी पड़ेंगे अपलोड, और डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चंस को बस आपको रिवाइज करना, दैट इज़ इनफ, ठीक है। मैं समझाते जाऊँगा, आप क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना। PDF जो है मैं सारी की सारी देता रहूँगा, हो जाएगा आपका। इस बार जो मैं आपकी PDF क्रिएट नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था बेटा, और PDF क्रिएट करने में अगर लग जाता, नोट्स क्रिएट करने में लग जाता, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता, जिससे कि आपको ही देरी होती, आपको ही लेट होता। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अपनी रामबाण एक लास्ट इलाज बची है, ठीक है। रामबाण बचा था। उस रामबाण का नाम है मेरी खुद की 11th क्लास की एक बुक, ठीक है, जिसको मैंने अच्छे से मार्किंग कर रखी थी, भान रखी है मैंने उस बुक को, इतना ज़्यादा मार्किंग कर रखा है, और उसको आपको ढंग से दिखेगा भी नहीं। मैं उसके अच्छे से स्कैन कर चुका हूँ पेपर्स को, और पेपर्स को स्कैन करने के बाद अपनी PDF क्रिएट करके आपको देने वाला हूँ, ठीक है। उसमें अच्छे से क्वेश्चंस को मार्किंग कर रखी है, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट क्या, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है भाई तुम लोगों के पास, ठीक है। जहाँ से जो मिल रहा है उतना ले लीजिए, एंड आई होप सो आप लोगों को उस PDF से कोई दिक्कत तो होने भी नहीं वाली, और अगर होगी भी ना तो मैं भंकर भी कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। मैं ऑनेस्टली यहाँ पर अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, बट अल्टीमेटली आप लोगों की ड्यूटी है अपनी रिविजन खुद करना, ठीक है। यहाँ पर बात आपकी PDF और बात यहाँ पर मेरे अपने खुद के नोट्स की नहीं है बेटा जी, बात यहाँ पर आपके खुद के एफर्ट्स की है। अगर आप एफर्ट्स करना चाहोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट वॉरियर्स, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और आप देखो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर बेटा, उसमें से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद सेकंड चैप्टर में से भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, एंड थर्ड चैप्टर में से जो बेटा 1 मार्क का एक आ रहा है। अब देखो जो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं बेटा, उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैप वाला जो क्लास है बेटा, वो मैं लास्ट में एक वीडियो क्रिएट करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ऑल राइट। बट जो 3 और 5 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं और चैप्टर्स हैं, उनको हमारा फिनिश करना ज़्यादा नेसेसरी है। वहाँ से हमें ज़्यादा चांसेस है मार्क्स को गेन करने के लिए। चलो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट 4th चैप्टर में जो है बेटा 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। हम जल्दी से 3 चैप्टर्स को एक साथ और एक ही वीडियो में फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो इनको समझना, ऑल राइट। लेट्स मूव अहेड नाउ। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर से अगर हम देखें 3 मार्क का डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो है, यहाँ पर हम डायरेक्टली चल लेते हैं क्वेश्चन के पास। पहले तो आपको ये अच्छे से जान लेना है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डिफाइन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो बेटा वो डिफाइन किसने की थी, आपको ये पता होना चाहिए। ज्योग्राफी जो टर्म है बेटा, वो कॉइन किया गया था एरास्टोथेनोस, ठीक है। एरास्टोथेनोस ने कॉइन किया गया था, ही इज़ द ग्रीक स्कॉलर, ध्यान रखना। और इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि इसने डिराइव क्या किया था, क्या बोला था ज्योग्राफी में इसने। द वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड
जो एक ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव हुआ था ये जोग्राफी वर्ड। और जोग्राफी वर्ड के अंदर आप देखोगे कि जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन, राइट। तो अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी, ऑलराइट। इन सबको हम मिला करके हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अर्थ के बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन देना दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। द अर्थ हैज ऑलवेज बीन द सेम अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। भाई यहाँ पर बोला गया है उनके अकॉर्डिंग कि जो अर्थ है वो हम ह्यूमन बीइंग का घर रहा है, ठीक है। अबोर्ड का मतलब घर होता है, ठीक है। सो अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग का अबोर्ड है एंड इसलिए इसको जो है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ बोला गया है एज द अबोर्ड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब कि हम लोगों को ह्यूमन बीइंग्स को ज्योग्राफी पढ़ने का या फिर ज्योग्राफी वर्ड का जो अर्थ का डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अर्थ अल्टीमेटली हम लोगों का, हम ह्यूमन बीइंग्स का घर है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर है, ऑलराइट। बस इससे इतना ही था। तो आपको एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी ज़रूरी है। अब डायरेक्टली 3 मार्क पे आते हैं। दैट इज़ 3 मार्क का एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, दैट्स दिस वन। एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस बतानी है भाई बायोजियोग्राफी के, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोजियोग्राफी। व्हाट इज दिस बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। उस 4 पार्ट्स को करने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि बायोजियोग्राफी होता क्या है। आप देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है बायोजियोग्राफी बहुत इजी लैंग्वेज में, नीचे वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ, ध्यान से फिर से, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ वाई दे आर फाउंड देयर। मतलब कि एक ऐसी स्टडी करना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का की जाए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों रहते हैं इसके बारे में रीजंस को पता करना, दिस स्टडी इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायोजियोग्राफी में 2 वर्ड है, बायो प्लस जियोग्राफी, ठीक है। सो बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, ध्यान से समझना, लाइफ प्लस ज्योग्राफी का मतलब अर्थ, ठीक है। और अर्थ और इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लाइफ वाली ऑर्गेनिजम्स अर्थ के किस पार्ट में रहती है और क्यों रहती है, इसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। सिंपल बात है, ठीक है। सो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बायोजियोग्राफी डेवलप्स फ्रॉम द इंटरेक्शन, बेसिकली इंटरेक्शन होता है फिजिकल फैक्टर जैसे कि क्लाइमेट, लैंड, बिटवीन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। इट मीन्स बायोजियोग्राफी एफएस एक और यहाँ पर मैंने बेसिकली ना जीपीटी से यहाँ पर जितना हो सकता है इजीली करके आपको दे रखा है सो दैट आप एग्ज़ाम टाइम में परप्लेक्स ना हो, कंफ्यूज मत हो कि ये भारी भरकम सी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारे लिए डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो बहुत इजीली काम हो जाए और बहुत इजीली समझ आ जाए ना। आप देखो यहाँ पर बायोजियोग्राफी स्टडीज हाउ नेचर प्लस ह्यूमन के एक्शन जो बेटा टुगेदर डिसाइड वेयर द प्लांट्स एनिमल्स लिव्स। मतलब कि नेचर और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कैसे डिसाइड करती हैं कि प्लांट और एनिमल कहाँ पर रहते हैं और कहाँ रहने चाहिए, इसकी स्टडी को ही हम बेसिकली बायोजियोग्राफी बोलते हैं। चलो अब ज़्यादा इसके अंदर डूबेंगे नहीं, जल्दी से हम बायोजियोग्राफी के 4 पार्ट्स को पढ़ते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? सो वी हैव फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द प्लांट ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इज जू जोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल जोग्राफी। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है दैट इज जीप में जेड फॉर जूलॉजी, ठीक है, या फिर जू जोग्राफी। उसके बाद इकोलॉजी, एनवायरमेंट जोग्राफी एंड पी फॉर प्लांट जोग्राफी। आप इस जीप को याद कर लो, 4 के 4 पार्ट्स आपकी पॉकेट में बायोजियोग्राफी के, ठीक है। सो बायोजियोग्राफी के 4 पार्ट्स दैट इज जीप, तो जीप आपको अच्छे से याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्लांट ज्योग्राफी मतलब प्लांट के लिए स्टडीज़ करना। जू जोग्राफी इट मीन्स स्पेशल फियर पैटर्न्स और जोग्राफिकल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स, मतलब मैमल्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ जो है बेटा वो कहाँ पर रहती हैं, कैसे रहती हैं, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज़ जू जोग्राफी। इकोलॉजी का मतलब होता है बेटा कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है, अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग जगह पर रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। नाउ एनवायरमेंटल जोग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके सोल्यूशंस को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल जोग्राफी। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर बायोजियोग्राफी के 4 पार्ट्स हो गए बेटा, दैट इज़ जीप, ZEEP। इस फॉर्मूला से याद करो, 4 के 4 याद और 3 मार्क्स पॉकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं 3 मार्क के लिए फिर से।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल जोग्राफी। ये रहा फिजिकल जोग्राफी के डिफरेंट ब्रांचेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिकल जोग्राफी के हम यहाँ पर ब्रांचेस देखते हैं। फर्स्ट है पता, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड क्लाइमेटोलॉजी एंड थर्ड इज द हाइड्रोलॉजी। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है बेटा, एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3 बेसिक चीज़ें चाहिए, ठीक है। 3 बेसिक चीज़ें कौन सी हैं बेटा? फर्स्ट दैट इज़ द लैंड, लैंड रहने के लिए चाहिए इंसान को, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द वाटर, मीन्स वाटर, हाइड्रोलॉजी चाहिए, ठीक है, ये देखो हाइड्रोलॉजी। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज़ द एयर, एयर होगी तभी तो हम सांस लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ें मेंशन है। फर्स्ट बेटा लैंड, लैंड जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी करना, ध्यान से, साइंटिफिक स्टडी अबाउट द लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, लैंड के टुकड़े को, उनकी एवोल्यूशन को, उनके प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड वन इज द क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट के लिए स्टडीज़ करना, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उनकी स्टडीज़ करना, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का मतलब स्टडी अबाउट द डिफरेंट वाटर के बॉडीज़, अलग अलग वाटर बॉडीज जैसे ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स, ग्लेशियर, इन सब के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पर 3 ट्रिक से याद करना, 3 बेसिक ट्रिक, लैंड, वाटर एंड एयर, यही 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर ज़िंदा रहते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के 3 अलग अलग पार्ट्स हो चुके हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना नहीं है इस चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। ना कंप्यूटर सोशल, भाई मच्छर क्यों काट रहे हैं, पाओ यहाँ से, मच्छर काट रहे हैं यार, पढ़ाने भी नहीं दे रहे ढंग से। ऑलराइट, फिर आए, भाग जाओ यहाँ से। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट मैटर्स आर स्टडीज अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी। आप देखो ज़रूर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो बेटा कौन कौन से मैटर आएंगे, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कैसे कैसे ब्रांचेस हैं। तो हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या चीज़ है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है बेटा ह्यूमन बीइंग किस तरह से अर्थ के ऊपर डिपेंड है, उसकी स्टडी को ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। पंकज भैया इस अर्थ की सरफेस के ऊपर रह रहा है, इस अर्थ की सरफेस के ऊपर का पानी को पी रहा है तभी वो ज़िंदा है, और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उससे सांस ले रहा है तभी हम जिंदा है। इट मीन्स मेरा और इस अर्थ और नेचर का कोई रिलेशन है, ह्यूमन बीइंग का और अर्थ का आपस में रिलेशन है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसी की स्टडी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। आप देखो बेटा इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स कैसे याद करोगे आप ज़रा देखो। फर्स्ट है बेटा आपको सोशियोलॉजी, आप 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो बेटा पॉलिटिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 सब्जेक्ट तो ईजिली पढ़ते हो, आपके ना एज इट इज़ 4 से 5 अपने आप याद हो जाएंगे। देखो बेटा सोशियोलॉजी और सोशो कल्चरल जोग्राफी, ठीक है, सोसाइटी कल्चरल जोग्राफी। उसके बाद आता है पॉपुलेशन जोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करना, जैसे कि डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ, सेक्स रेशो एंड एवरीथिंग। सेटलमेंट जोग्राफी, जैसे कि लोग जो है अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ में सेटल होना चाहते हैं, तो ये ह्यूमन बीइंग होना चाहता है ना, तो आप देखो यहाँ पर रिलेशनशिप है एक जोग्राफिकल प्लेस और एक ह्यूमन बीइंग में। नाउ इकोनॉमिक जोग्राफी, अभी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्टोरिकल जोग्राफी एंड पॉलिटिकल जोग्राफी। आपने करते करते बेटा 5 तो एज इट इज़ अपने सब्जेक्ट से याद कर लिए, दैट इज़ सोशियोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ द पॉपुलेशन जोग्राफी एंड सेटलमेंट जोग्राफी। बहुत इजी है बेटा ह्यूमन जोग्राफी के अलग अलग पार्ट्स बताने, अपने ट्रिक से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बस 3 मार्क में इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ से रह जाए और आप मुझे ब्लेम करें कि भैया आपकी वजह से क्वेश्चन रह गया, या यूँ बोलो कि आपने क्वेश्चन नहीं करा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कर नहीं सकता, बट मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं कि इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। हाँ, ध्यान रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। आप खुद पढ़ के देखो, वाई टू शुड वी स्टडी द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पढ़नी क्यों चाहिए भाई, पहले पूरा चैप्टर ही इस बारे में। तो ज्योग्राफी में इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें अपने सराउंडिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है, अलग अलग लाइफ्स के बारे में। सेकंड, ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हमें रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में पता चले, अर्थ के सरफेस की रिसोर्स कितना अवेलेबल है कितना नहीं, ये हमें चीज़ें पता चलें। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, दैट इज़ द फूड, शेल्टर, ड्रेस। ये हमें
क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना होता है। जैसे कि राजस्थानीज का ड्रेस अलग होता है, ठीक है, लद्दाख में रहने वाले लोगों का ड्रेसेस अलग होते हैं, साउथ में अलग होते हैं ड्रेसेस, ठीक है। एट मीन जैसे जैसा अलग अलग टेरेन होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लोगों की ड्रेसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न, इट मीन्स अलग जगह पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, उनके क्लाइमेट के बेसिस पे, उनके लैंडफॉर्म के बेसिस पे। पहाड़ पे अलग, प्लेन एरियाज पे अलग, प्लेट्यूज पे अलग, कोस्टल रीजन में अलग तरह के क्रॉप्स उगते हैं। टू नो द चेंज टेक प्लेस थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम। अगर हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा भाई कि पहले से अब तक क्या क्या ज्योग्राफी में चेंजेस आए हैं, जियोलॉजिकल टाइम में चेंजेस आए हैं। टू नो व्हाट लैंड एंड पीपल्स, टू नो द लैंड्स एंड पीपल। हाँ, अब ज्योग्राफी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने अर्थ की सरफेस एज वेल एज पीपल के बीच में जो रिलेशन है, जिसको आप ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हो, उसके बारे में पता करे जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू हैव द विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। भाई ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे तो हमें अर्थ की सरफेस के बारे में एक विजुअल सेंस होना नेसेसरी है, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप अर्थ को अपने ब्रेन में, अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, इसलिए भी ज्योग्राफी पढ़नी नेसेसरी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ऊपर के भी 3-3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क करके रख दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट वॉरियर्स, नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर ओपन कर चुके हैं, एंड इस चैप्टर का नेम है बेटा द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बेटा देखो, आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि मेरे जो है ऑफिशियल नोट्स क्यों नहीं है। बेसिकली ये मेरी बुक है, ठीक है, और इस बुक को आप देख रहे हो कितने अच्छे से मैंने भांड रखा है। ये मेरी खुद की 11th क्लास की बुक है, और इस 11th क्लास की बुक से मैंने आपको कराया, क्योंकि अब मेरे पास PDF क्रिएट करने का, नोट्स क्रिएट करने का इतना इनफ टाइम नहीं था आप लोगों के लिए, क्योंकि नोट्स क्रिएट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मेरी 11th क्लास का जो रामबाण मेरी बुक थी बेटा, जिसको मैंने अच्छे से भांड रखा हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा हेल्प होगी, टाइम का सेविंग होगा, ठीक है। और इसमें डायरेक्टली मैंने क्वेश्चंस को मार्किंग कर रखी है, जो अपने लिए कर रखे थे वही तुम्हारे लिए है, ठीक है। और मार्किंग स्कीम मिल कहते हैं, दैट इज़ बेटर फॉर अस। ऑलराइट वॉरियर्स, अगेन बैक, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ओके, यहाँ से भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। 3 मार्क के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, और उस क्वेश्चन का नाम है बेटा दिस वन। दिस भयंकर नहीं है, इजी है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, नो वरीज। बेटा देखो, ये है राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर के अंदर है। 90% चांस बनता है, 90 to 95% चांस बनता है बिग बैंग थ्योरी ही इस चैप्टर से आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बिग बैंग थ्योरी में क्या है। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी जो बेटा एक थ्योरी है जिसमें कि यूनिवर्स, इस थ्योरी का दूसरा नाम बेटा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भारी भरकम वर्ड लगता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, एक पर्सन थे जिनका नाम था एडविन हबल, जो कि 1920 में एक थ्योरी दे चुके हैं। उस थ्योरी का नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसी थ्योरी का दूसरा नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बहुत ज़्यादा चलो यहाँ से पढ़ते हैं हम जरा, ठीक है। यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड प्लेस। देखो बेटा, यूनिवर्स बनने से पहले क्या हुआ था कि एक जगह पे टाइनी बॉल जो है, बहुत सारे मैटर्स का टाइनी बॉल एक साथ, टाइनी मतलब बहुत छोटी सी बॉल, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी नहीं, ठीक है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई था। देखो बेटा, बहुत कम वॉल्यूम था, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ बेटा, ये बिग बैंग जो है वो बहुत अचानक से एक्सप्लोड हो गया, फट गया। फटने के बाद क्या हुआ, जिस तरह से आप पटाखे को फोड़ते हो ना, बॉम्ब को फोड़ते हो तो उसके चीथड़े हो जाते हैं, वैसे ही जो बेटा टाइनी बॉल जो है वो इन्फानाइट टेम्परेचर की वजह से, इन्फानाइट डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी का मतलब भर के उसमें इतना ज़्यादा वेट था कि वो अचानक से फट गया, प्रेशर पड़ने की वजह से फट गया, ठीक है। और फटने की वजह से क्या हुआ, ये जो है चीथड़े उड़ चुके हैं इस पूरे मैटर के। मैटर का मतलब कोई चीज़ें, ठीक है, यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कांड हुआ था, ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था बेटा 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है।
अच्छा जी, इसका नाम यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग क्यों बोलते हैं या फिर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो छोटी सी बॉल थी बेटा, जब वो फटी तो फटने के बाद ये अलग 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 फैलती गई। अब देख रहे हो इनके बीच में जो है गैप आता जा रहा है, ठीक है। पहले बहुत कम गैप था, ठीक है, अब देखो ज़्यादा गैप होते जा रहा है। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हम ऐसा मानते हैं इस थ्योरी में, ठीक है। तो एडविन हबल ने बोला है कि यहाँ पर जो यूनिवर्स है बेटा, पहले वो इत्तू सा था, फिर इत्तू सा हुआ, फिर इत्तू सा हुआ, अब वो यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम बिना पूछे बना देना, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप देखो ये जो डायग्राम है, पता नहीं एक एनसीईआरटी वाले जो बेटा ये डायग्राम क्या ही बना करके देते हैं, ये बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे इसको तो ढंग से, ठीक है। ये आपके लिए रियल डायग्राम है, मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। देखो ज़रा, ये बिग बैंग में क्या है, एक सिंगुलर बॉडी, बहुत छोटी सी टाइनी बॉल, जब ये फटा बेटा तो आप देख रहे हो इसके अंदर से बहुत सारे मैटर्स निकले। बहुत सारे मैटर्स कहते हैं, बहुत सारे स्टार्स होंगे, बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। वो गैलेक्सी जो बेटा वो आपस में दूर 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 जाते जा रही है। आप देख रहे हो पहले यहाँ पर थी, फिर उसके बाद यहाँ से दूर दूर होते जा रही हैं, ठीक है। इस तरह के हाइपोथेसिस को, थ्योरी को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग मतलब कि बड़ा सा बैंग हो गया, बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया, और एक्सप्लोजन की वजह से ये यूनिवर्स आपस से दूर दूर होता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जब ये बॉल फट गई, ठीक है, ये टाइनी बॉल फट गई, तो उसके 3 लाख साल जो है बेटा बाद में टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हुआ। टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हुआ तो पर बारिश हुई तो धीरे धीरे यहाँ पर ज़िंदगी पनपने लगी, लाइफ आने लगी। दैट इज़ इट, इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आप बेसिकली ये येलो वाली लाइन्स भी अगर आप याद कर लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, और इसका डायग्राम तो आप भूलना मत। इस पूरे चैप्टर में से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिग स्प्लैट। तो खैर चलो एक बार बता ही देता हूँ बिग स्प्लैट क्या होता है बेटा। बिग स्प्लैट का मतलब है, स्प्लैट का मतलब होता है बेटा टकराना, ठीक है। टकराने का मतलब है हमारी ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ से एक गोला आया और एक बड़ा सा रॉक का डिबरी आया, और वो डिबरी आकर के यहाँ पर टकरा गया अर्थ से। टकराने के बाद क्या हुआ बेटा, आप देख रहे हो इसमें से कुछ पार्टिकल जो है वो बाहर निकल गया, और पार्टिकल बाहर निकलने के बाद ये अपने ऑर्बिट में मूव करने लगा, ठीक है। और जो पार्टिकल्स थे वो आपस में एक साथ जमा हो गए, और जमा होने के बाद ये ऑर्बिट में मूव करने लगा। जब ये ऑर्बिट में मूव करने लगा तो ये बन गई हमारी अर्थ, और ये बन गया हमारा मून, समझ गए। तो ये भी एक थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम क्या है, बिग स्प्लैट थ्योरी। क्या नाम है, बिग स्प्लैट थ्योरी। और इस बिग स्प्लैट थ्योरी से ये पता चलता है कि किस तरह से अर्थ की फॉर्मेशन हुई और किस तरह से मून की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। दैट्स इट। नाउ हाँ भाई, सबसे पहले कौन सी गैस फाउंड हुई थी हमारे अर्थ बनने के बाद, दैट इज़ द हाइड्रोजन एंड हीलियम, और कुछ नहीं। व्हाट इज़ जोवियन प्लैनेट्स, हाँ ये रहा भाई। जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जोवियन प्लैनेट्स का मतलब होता है बेटा जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। जुपिटर लाइक प्लैनेट्स मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स हैं जिनको आप जोवियन प्लैनेट्स बोलते हो। जोवियन प्लैनेट्स तो आपको पता होने चाहिए वैसे तो। बेसिकली हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, 6th क्लास का कंसेप्ट है यार, ठीक है। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और 8 प्लैनेट्स में आपको पता है कि यहाँ पर है हमारा सन, उसके बाद आता है बेटा मरकरी, उसके बाद आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, ठीक है, उसके बाद अर्थ, ठीक है, उसके बाद मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर, ठीक है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद जस्ट सर यूरेनस, ठीक है, उसके बाद नेपच्यून। तो ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये अब ये बच्चों वाला कंसेप्ट है यार, 8 प्लैनेट्स हैं। पहले के 4 को हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 और ये 4, पहले के 4 को हम बोलते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, ध्यान रखना। और इन्हीं को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच में लाई करता है, ध्यान रखना, ये बीच में लाई करता है, इसलिए हम इनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और आउटर प्लैनेट्स कौन से हुए, 1 2 3 4, क्योंकि ये हमारे आउटसाइड में बिलोंग करते हैं, तो इनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं बेटा, इन्हीं को हम जूवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूवियन प्लैनेट्स। तो आप देखो जूवियन प्लैनेट्स में आउटर प्लैनेट्स आएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम जूवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, ओके।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे पास टाइम की कमी है, नहीं तो मैं इस चैप्टर को इतनी इंटरेस्टिंगली बताऊंगा, इतनी इंटरेस्टिंगली पढ़ाऊंगा कि आपके ब्रेन में अच्छा एकदम फिट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा ज्योग्राफी में। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम की कमी है। आपको क्वेश्चन बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि चैप्टर को पढ़ाना। 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में डिफरेंस। मैंने आपको ये बताया था, इनर प्लैनेट्स जैसे कि पहले के 4 उनको इनर बोलते हैं और बाद के 4 को आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है आप देखो। पहले के 4 जो है बेटा उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, बाद के 4 को आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ओके, आपको बताऊँ, मैं ज़रा ट्रिक दूँ एक याद करने की। देखो, मेरी वो एक माँ जो सुबह उठती नहीं, इस पूरे सेंटेंस से आप लिख लेना कॉपी में, तो आपको पूरा का पूरा ये प्लैनेट्स उनके नंबर वाइज, उनके सीरियल नंबर वाइज सारे के सारे याद हो जाएंगे। फिर से मैं बताता हूँ, मेरी वो एक माँ जो सुबह उठती नहीं। ठीक है, इसके 8 के 8 प्लैनेट्स आपके लाइन वाइज याद हो जाएंगे। यहाँ के 4 इनर प्लैनेट, यहाँ के 4 आउटर प्लैनेट। इन्हीं आउटर प्लैनेट्स को हम बोलते हैं जुवियन प्लैनेट्स। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। और इन्हीं इनर प्लैनेट्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ओके, अब देखो इसमें फ़र्क क्या है। ओके, जो इनर प्लैनेट्स है बेटा वो एस्ट्रॉयड बेल्ट के और सन के बीच में फाउंड होते हैं। ठीक है, अब एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, कहाँ लाई करता है, ये अब मैं नहीं बता सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बता देता हूँ। ये हमारा सन है। ठीक है, यहाँ से हमारे प्लैनेट स्टार्ट हुए, इनर प्लैनेट्स, उसके बीच में एक गैप आता है, इसको हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसके अंदर ना छोटे छोटे से एस्ट्रॉयड होते हैं, छोटे छोटे मतलब बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये बड़े बड़े प्लैनेट्स आ जाते हैं। ओके, तो इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। नाउ थर्ड इज दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। पता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इसलिए क्योंकि ये लैंड से बने हैं, मतलब कि ये रॉक्स से बने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और जो जुवियन प्लैनेट्स हैं, मतलब कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं बेटा, उनको जुवियन प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि ये सारे के सारे गैसेस से बने हैं। ध्यान रखना, ये गैसेस से बने हैं। ओके, नाउ जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मतलब कि जो रॉक से बने हैं बेटा, वो स्मॉलर साइज़ में होंगे, ये लार्ज साइज़ में होंगे। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होगी। जैसा कि आपने बुड्ढी के बाल देखे हैं। ठीक है, बुड्ढी के बाल का अगर हम छोड़ो ना, रुई देखिए, राइट, रुई का अगर हम बॉल बना देंगे तो आप देखोगे बॉल तो बड़ी होगी रुई की। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कॉस्को की बॉल। कॉस्को बॉल होगी, एक रुई की बॉल होगी, बट कॉस्को बॉल में जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो हैवी होगी। बट जो रुई की बॉल जो सेम साइज़ की दिखेगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसका वेटेज कम होगा। समझ रहा है आपको बेटा? ठीक है, तो वैसे ही ये प्लैनेट्स बड़े बड़े देखने को होते हैं, बट इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। ये प्लैनेट्स देखने को बहुत छोटे होते हैं, बट डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड रॉकी स्टेट आप देख रहे हो, यहाँ पर सॉलिड होते हैं और रॉकी स्टेट होते हैं। और आउटर प्लैनेट जो बेटा, मतलब जुवियन प्लैनेट्स, ये गैशियस होते हैं। ठीक है, दे आर वार्म, ये वार्म रहते हैं बेटा, और ये सारे के सारे कोल्ड रहते हैं। कोल्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि सन हमारा इधर लाई करता है। ठीक है, तो सन के पास जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और दूर हैं इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर एक्सपीरियंस करना पड़ता है इन लोगों को, इन 4 प्लैनेट्स को। ओके, नाउ फिर से बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम मैंने यूनिवर्सल बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस लिखा था। एक्सप्लेन द मॉडर्न थ्योरी एसोसिएटेड विद द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जन्म कैसे हुआ, उसकी थ्योरी के बारे में बताइए। अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो ओरिजिनेशन बताते ही आपको कहाँ जाना है बेटा, वही एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस या फिर बिग बैंग थ्योरी पर। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से करके जाना, घोंट करके पीस करके पी के चले जाना, और अच्छे से इन अंकल जी का नाम लिखना, और अंकल जी ने कौन से ईयर में किया था ये बताना, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका डायग्राम बना करके आना, कितने साल पहले हुआ था। उसके बाद 3 लाख साल पहले बाद टेम्परेचर जो है बेटा वो कूल डाउन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो गई। बस इस चैप्टर में इतना ही था। आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, नहीं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी चैप्टर्स हम कल करने वाले। टाइम हमारा 2:30 बजने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम अब करते हैं टाटा बाय बाय, बाकी चीज़ें कल सुबह। आई लव यू, बाय।